हेलो दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इससे पहले बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है, आप सब प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक प्लेलिस्ट बना होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो आप में 5 नंबर का आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वो हैंड नोट है, तो आप सब उसको ज़रूर देखें, सब क्वेश्चन वहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में किससे संबंध है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि संसार अस्थिर है और कैसा है, क्षणिक है। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। सर्वप्रथम बुद्ध जी ने इस स्टेटमेंट को कहे थे, मतलब संसार अस्थिर और क्षणिक है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्षण भंगुरवाद, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, क्षण भंगुरवाद का सिद्धांत। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। कहाँ का उल्लेख किया गया, दक्षिण भारतीय राज्य का। तो जो अशोक का दूसरा शिलालेख था यह है, उसमें दक्षिण भारत राज्यों का उसमें उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हर्ष ने धारण की। देखिए जो पिछला वाला प्रैक्टिस सेट था उसमें भी आप सबको बताए थे, ठीक है। तो सम्राट हर्ष ने कौन सी उपाधि धारण किया था, परम माहेश्वर की उपाधि। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। इसके अतिरिक्त बहुत सारी उपाधि धारण किया था, ठीक है। आपको बता दें कि जो हर्षवर्धन था पुष्पभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। किस वंश से संबंधित है, पुष्पभूति वंश से, ठीक है। और हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बना था, कन्नौज को, इत्र नगरी कन्नौज को अपनी राजधानी बना था। और हर्ष के दरबार में एक कवि रहते थे, उनका नाम है बाणभट्ट। तो हर्ष का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने एक रचना किया, कौन सा, हर्षचरित। तो पूछा जाता है हर्षचरित की रचना किसने किया, तो अब बताएंगे बाणभट्ट, जो कि हर्ष का दरबारी कवि थे, ठीक है। और हर्ष ने खुद ही कई रचनाएं की हैं। तो कई रचनाओं में 2-3 रचना आप सब याद कर लीजिए। एक था प्रियदर्शिका, ये हर्ष ने खुद इसकी रचना किया, नाटक है सब। और रत्नावली, और एक है नागानंद, ठीक है। इस नाम से हर्ष ने खुद क्या किया, नाटक की रचना किया, ठीक है। तो इतना बात आप सब यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें मुझसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, अल-बरूनी था, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वांडीवास का युद्ध में, तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में। अंग्रेज और किसके बीच हुआ था, फ्रेंच के बीच, मतलब फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, नहीं, किसको, ब्रिटिश ने डच को, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 कर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। स्वदेशी आंदोलन कब चला था, बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। तो कह रहा है कि किस अधिवेशन में, आप जानते हैं कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था, वो भी हर साल लगभग दिसंबर महीने में होता था, ठीक है। तो किस अधिवेशन में अपना था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ठीक है। इसी अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया कि मतलब कौन सा कौन सा प्रस्ताव इसमें पारित होगा, स्वदेशी प्रस्ताव। और एक कलकत्ता अधिवेशन किस नंबर का ये अधिवेशन था, 21वां अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक है। आगे क्या है, और अच्छा इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इस अधिवेशन की 21वां नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में 1906 में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर के वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी। वानर सेना और मंजरी सेना एक कौन सी सेना था? अच्छा, अगर सविनय अवज्ञा की बात करें, सबसे पहले बता दें कब शुरू हुआ था? 1930 में। और वानर सेना और मंजरी सेना क्या था? वानर सेना जो बालक का समूह था, बच्चों को लेकर के, ठीक है, उसको क्या बोला जाता था? वानर सेना। और जो बालिकाओं को लेकर जो समूह था, उसको क्या बोला जाता था? मंजरी सेना। तो याद कर लेना, वानर सेना, बा से बानर, बा से बालक, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? ध्यान देना, इस कथन में से इस ऑप्शन में से आप सबको बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहली जो राजनीतिक संस्था थी, इसको क्या माना जाता है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1838 में, 1838 में। इसके सदस्य कौन कौन थे, यह कह सकते हैं स्थापना में कौन कौन भाग लिए थे? तो आप बताएंगे द्वारकानाथ टैगोर साहब थे, राधाकांत देव थे, और राजा काली कृष्ण थे, है ना, इसके संस्थापक में से थे। इसका उद्देश्य क्या था? कि इसके तहत भूमि अतिक्रमण व अपहरण का विरोध किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर उनका विवरण दिया? तो नमक सत्याग्रह में कौन अमेरिकी था? तो आप बताएंगे वेब मिलर। देख लेते हैं तो किस ऑप्शन पर हैं वेब मिलर? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। तो वेब मिलर जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह था ना, उनमें भाग लिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक का पोस्ट डेटेड चेक, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसको कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? ठीक है। तो इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बताएंगे फिनलैंड। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। और फिनलैंड को क्या बोला जाता है? झीलों का देश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा? ध्यान देना, उत्तर पूर्वी मानसून की बात कर रहा है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। ठीक है। और इसके माध्यम से लगभग 50 से 60% वर्षा कहाँ पर हो जाता है? तमिलनाडु में ही। और आपको बता दें कि आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी जो विक्षोभ है कहाँ से बनता है? भूमध्य सागर से। ये उत्तर भारत में इसके माध्यम से बारिश होता है, जो गेहूं की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कह रहा है कि टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है। तो ये जो इनका थ्योरी है ना, माल्थस महोदय ने दिया था। तो ये थ्योरी किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे जनसंख्या से संबंधित है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14 चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम है, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। तो जो चेरुथानी डैम है ना, पेरियर नदी पर बना गया है। किस नदी पर है? पेरियर। और ये आप जानते हैं पेरियर नदी कहाँ पर बहता है? केरला में। तो जैसे बात है, चेरुथामी डैम कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है। और जो चेरुथामी डैम है, सही है,
अगर ज़िले की बात करें किस ज़िले में बनाया गया है, तो आप बताएंगे इडुक्की ज़िले में, केरल का इडुक्की ज़िला है। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ध्यान देना कहाँ पर है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। तो 15 का आंसर क्या बन जाएगा? तो इसकी स्थापना की बात करें तो हम बता दें 1984 में इसकी स्थापना हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहीं नहीं है 1984, तो किस ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन ई पर। और किसका सिफारिश था, तो आप बताएंगे एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, जो कि भारत में जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। इनका अभी हाल में मृत्यु हो गया। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? इसके निर्धारण मतलब जो मूल अधिकार है, तो कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति को नहीं, मूल अधिकार राष्ट्रपति थोड़ी निर्धारित करता है। इसका निर्धारण कौन करता है? संसद करता है मूल अधिकारों को। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और जो मूल अधिकार है इसका संरक्षक कौन है, अगर आप सबसे कहे तो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के बाद में कौन जोड़ा गया? मुफ्त कानूनी सहायता। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। आप जानते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत में समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता का भी प्रावधान है। और किसके माध्यम से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और एक आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 39 का ए की बात करें या का की बात करें, तो इसके तहत, इस आर्टिकल के तहत क्या जिक्र है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 39 ए में। अगला क्वेश्चन नंबर है 18, कह रहा कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, जो कार्यकारी न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कहाँ पर की जाती है? तो आप बताएंगे उच्च न्यायालय में। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? 18 का सी, उच्च न्यायालय में। ठीक है, आप जानते हैं एक आर्टिकल है आर्टिकल 223, आर्टिकल 223 में किसकी बात कर रहा है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, और दूसरा आर्टिकल है 224, क्या है? एक इसकी बात कर रहा है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। तो केवल कार्यकारी न्यायाधीश इसमें है और इसमें अपर कार्यकारी न्यायाधीश है। और इन सब की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? देखिए, तो कह रहा कि राज्य के विधि मंत्री द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा नहीं, मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, राज्यपाल द्वारा, ये भी नहीं। देखिए, जो अनुच्छेद है 226 है ना, इसके तहत क्या होता है? मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट जो होता है ना, वो रिट जारी कर सकता है। तो रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ई बन जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक नगर निगम के अनिवार्य कर्तव्य नहीं है? ध्यान देना, नगर निगम के कर्तव्य का जिक्र है। तो कौन सा नगर निगम के कर्तव्य नहीं है? कि गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताओं और उनके शिशुओं तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना, ये अनिवार्य रूप से मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सब मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, तो आसान क्वेश्चन था, सब बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है?
एक होता है साउंड। साउंड मापने का जो इकाई होता है, तीव्रता, साउंड की तीव्रता किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ठीक है, तो आप सब जानते हैं जो बाग में पत्ते जो हिलते रहते हैं ना, ससराहट की आवाज़ आती है, उसकी साउंड कितने डेसिबल में होती है? तो लगभग कितने डेसिबल में होती है? 20 डेसिबल। जो पत्ते हिलते डुलते रहते हैं उनकी साउंड की जो तीव्रता होती है कितना डेसिबल होती है? 20 डेसिबल। ठीक है, और आप सबको बता दें कि जब एक दो लोग फुसफुसाहट की बात करते हैं, देखते हैं ना धीरे धीरे, जैसे औरतें, है ना, कभी कभी तो आदमी भी करते हैं, बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, फुसफुसाहट जिसे बोलते हैं। जो फुसफुसाहट की आवाज़ होती है वो कितने डेसिबल की होती है? लगभग 30 डेसिबल की। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई कमरा है या शांत कार्यालय है, तो उसकी जो ध्वनि की तीव्रता होती है ना, कितने डेसिबल की होती है? 40 डेसिबल की। ध्यान देना, कमरा या कह सकते कार्यालय की, शांत कमरा या कार्यालय की। अगर आप सब सामान्य बातचीत कर रहे हैं तो कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? 60 डेसिबल की। सामान्य बातचीत, जैसे नॉर्मली आमने सामने खड़े होकर बात करना। जेट इंजन की आवाज़ की तीव्रता कितनी होती है? 120 डेसिबल। जेट इंजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और रॉकेट इंजन की कितनी होती है? 180 डेसिबल। एक कुछ साउंड का जो तीव्रता है आप सबको बताएं, आप सब लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक दो बार या सुन लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है? वायु कूलर, जिसको बोलते हैं शीतलक, अधिक प्रभावी है। कहाँ पर अधिक प्रभावी है? तो आप बताएंगे रेगिस्तान के क्षेत्रों में। ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आप बताएंगे किण्वन। ठीक है, तो किण्वन के माध्यम से और भी बहुत सारी प्रक्रिया, जैसे सिरका बनना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बन जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो श्वसन में किस प्रकार ऊर्जा उत्पादित होती है? एटीपी के रूप में। तो हमारे शरीर में ऊर्जा भी कैसा बनता है? एटीपी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता? तो आप बताएंगे माइकोराइजा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। इसका मतलब कि जो नो स्टाक है और एनाबिना है और एजोटोबैक्टर है, ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यूज होने वाला क्या है? जीव है। ठीक है, ये भी आप सबसे पूछ लेगा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था? तो ये किस पंचवर्षीय योजना का मतलब किस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो 26 का कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है ऑप्शन नंबर बी पर। तो कौन सी योजना थी? 11वीं। और इस समय जो पीएम थे कौन थे? मनमोहन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया गया? तो स्वावलंबन योजना 26 सितंबर 2010 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। कब प्रारंभ हुआ? 26 सितंबर 2010 में। स्वावलंबन योजना क्या था? एक पेंशन योजना था। ठीक है, लेकिन फिर इसको आगे चल कर बंद कर दिया गया और मई 2015 से इसके स्थान पर अटल पेंशन योजना लाया गया। ठीक है, तो इसके स्थान पर जो अटल पेंशन योजना कब आया था? 9 मई आप बता देंगे 2015 को, या मई 2015 को अटल पेंशन योजना किसके स्थान पर? स्वावलंबन योजना के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 28, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे? टीकाकरण से है। ये कब शुरू हुआ था मिशन इंद्रधनुष? तो अब बताएंगे 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था।
ठीक है। और कौन सा मंत्रालय, तो जाहिर सी बात है टीकाकरण लग रहा है, तो आप बताएंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और अब आपसे से पूछ सकते हैं इसका दूसरा वर्जन कब शुरू हुआ था, तो आप बताएंगे 2 दिसंबर 2019 को मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू किया गया, ठीक है। और इसका लक्ष्य रखा गया कि सभी राज्यों में और यूटी को भी, मतलब सभी राज्य और यूटी को पूर्ण टीकाकरण करना। इसमें पहले रखा गया था कितना टीकाकरण, 7, फिर बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 11। क्वेश्चन नंबर 29, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जीएसटी परिषद में कुल कितना सदस्य होते हैं, तो आप बताएंगे 33 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 33 कहीं नहीं है, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए। और जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, और कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से लागू है। और जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, 33। और जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो आप बताएंगे अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की पहले भारतीय गवर्नर, ध्यान देना भारतीय गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो आप बताएंगे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। अच्छा, तो सबसे पहला गवर्नर कौन था, यूरोपीय गवर्नर, तो बताएंगे सी ऑसबॉर्न स्मिथ, ये पहला था, ठीक है, सी ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन भारतीय की बात करें तो बताएंगे सीडी देशमुख। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो किसकी सिफारिश पर, तो बताएंगे हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। ये सब पूछा जाता है। और आरबीआई को क्या बोला जाता है, बैंकों का बैंक, किसको बोला जाता है, आरबीआई को। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखिए कह रहा कि पन्ना आंतरिक का संबंध मुख्यतः किस घराने से है, ठीक है। तो एक घराना है इनका किराना घराना, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आप जानते हैं कि इनको 1991 में 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 1990 में इनको पद्मश्री दिया गया, ठीक है। और 2002 को इनको पद्म भूषण दिया गया, और 2022 में इनको दिया गया पद्म विभूषण। तो देखिए कितने पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1991 में क्या मिला, संगीत नाटक अकादमी। 1990 में क्या मिला, पद्मश्री। 2002 में क्या मिला, पद्म भूषण। और 2022 में क्या मिला, आप बताएंगे पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कह कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो आप बताएंगे 1948 से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, कब, 23 जून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, रोल इन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है। तो इससे पहले भी जो प्रैक्टिस सेट था उसमें बहुत सारा शब्द बताए थे, शब्दावलियाँ, कि किस खेल में कौन सा शब्द यूज होता है। तो रोल इन किस में यूज होता है, हॉकी में, ठीक है। और हॉकी में क्या क्या यूज होता है, तो आप बताएंगे स्कूप, बुली शब्द, और हाफ बाली, और पुश इन। पुश इन शब्द किस में यूज होता है, हॉकी में। क्रिकेट में भी आपको बताए थे, तो चाइना मैन, डेड बॉल, LBW, ये सब शब्द किस में यूज होते हैं, क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, कि निम्नलिखित में से अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन कौन सा था। तो सबसे पहला अंटार्कटिका पर कौन सा भारतीय स्टेशन बसाया गया था, बनाया गया था, तो आप बताएंगे दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी।
और ये कब स्थापित हुआ था, तो बताएंगे 1981 में। लेकिन अब ये वर्तमान समय में इसको बंद हो गया, इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय था ये। और अगला एक और है कौन सा स्टेशन, ये भी भारतीय है, मैत्री। एक 3 है, एक तो बंद हो गया, दक्षिण गंगोत्री था और मैत्री भी है यहाँ पर इस महाद्वीप में। ठीक है, और मैत्री कब स्थापित हुआ, 1988 में। ठीक है, और एक है हिमाद्री, हिमाद्री भी है। ठीक है, तो हिमाद्री को कब स्थापित किया गया था, 2012 में। ये दोनों वर्तमान में चल रहे हैं, ये बंद हो गया है। ठीक है, 3 स्टेशन भारत का है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आपको बता दें आर्टिकल 108 के तहत 108 के तहत दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ना, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। ध्यान देना, बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करते हैं कौन, लोकसभा अध्यक्ष। किस आर्टिकल में बोला गया है कि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, तो आप बताएंगे 118 क्लॉज 4। इस आर्टिकल में बोला गया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगाती है, तो भारत और भूटान की सीमा कितने राज्यों से लगाती है। ठीक है, तो 6, 2, 4, 5 इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको बता दें किसकी सीमा लगाती है। ठीक है, तो कुल मिला के 4 राज्य से लगाता है, तो इसमें 4 राज्य तो है ही नहीं, है ना। तो कौन कौन सा राज्य होगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश है, और कौन है, असम है। तो कितने राज्य होगा, 1, 2, 3, 4। इस 4 राज्यों की सीमा किससे शेयर होती है, भूटान से। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ई बन जाएगा। और भूटान को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसको बोला जाता है, भूटान को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा कि माले राजधानी माले किसकी राजधानी, तो मालदीव की राजधानी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और केन्या की राजधानी क्या है, तो अब बताएंगे नैरोबी। मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो अब बताएंगे पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी। और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, इसका नाम में छिपा है अल्जीरियस। केन्या की नैरोबी, मालदीव की राजधानी माले, और मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा कि विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो विधान परिषद के अध्यक्ष का, तो क्या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो बिल्कुल बात सही है, सही है, पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, अपने में से ही सदस्यों का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो राज्य है तो कहाँ बोली जाती है, जो नेपाल से के आसपास हो। ठीक है, तो कौन सा राज्य है, सिक्किम। तो सिक्किम में कई भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अच्छा सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो बताएंगे गंगटोक है। ठीक है, और इस यहाँ पर नेपाली भाषा, इंग्लिश, लेप्चा, हिंदी, ये सभी भाषाएं बोली जाती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा कि निम्नलिखित में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा देश बनाता है, चाइना। तो कितने देशों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, 14 देशों के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा कि का मिश्रित करड़ी रूप ज्ञात, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, सबसे पहले 1350 का फैक्टर कर लेना। ठीक है, जब फैक्टर करके 2 2 का पेयर बना लेना, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनता है।
ठीक। तो इसका हम निकालेंगे, आएगा कितना 15√6। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, √7 का वैल्यू दे दिया है 2.6, तो यहाँ पर रख दीजिए 2.6, यहाँ पर रख दीजिएगा, तो फिर 2.6 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2.6 मतलब 26, 25 गुणा कर देना, आएगा कितना 13। √6 का √7 का वैल्यू 2.6 रखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करके 0 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो नीचे कुल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू एक अंक पे दशमलव लगा दो तो आ जाएगा 1.5। आप सब अपने कॉपी में कीजिएगा, ठीक है, कठिन नहीं है। और एवरेज का क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि 18 परिणामों का औसत कितना 54 है। तो 18 परिणाम का कुल योग निकाल लीजिए, तो 18 का 54 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो 18 का 54 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना 4374। फिर कह रहा कि 59 परिणामों का औसत 52 है, तो 59 परिणामों का कुल औसत निकाल लो, तो 59 गुणे 52, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 59 परिणामों का औसत, यहाँ 52 नहीं होगा 32 होगा, ठीक है 32। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं क्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो जो भी हो आपको हम बता देते। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, इसका योग आ गया, तो 59 परिणामों का इसमें मल्टीप्लाई, इसका योग आ जाएगा। 21 परिणामों का औसत दिया, 60 में मल्टीप्लाई, इसका योग आ जाएगा। तो 60वें परिणाम का निकालने के लिए इसका जो योग आएगा, तो 21 वाला और 59 वाला दोनों को जोड़ कर के इस वाले में से घटा दीजिएगा, तुरंत आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा। अगर मान लेते यहाँ 32 होगा तो आंसर कुछ और आ गया, अगर 52 होगा कुछ और, क्योंकि एक ऑप्शन ए भी है, ठीक है। तो समझ में आया क्या करना है, फिर से बता देते हैं। देखिए, इसका योग निकाल लीजिए, गुणा करेंगे योग निकलेगा, इसका योग निकाल लीजिए और इसका, और इन दोनों का आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद इसके योग में से घटा दीजिए, 60 वाला अपने आप आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा कि किसी टैंक को 2 इनलेट पाइप 5 और 7 घंटे में भर सकते हैं और एक आउटलेट पाइप इस भरे हुए टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पूरी तरह खाली टैंक में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, मान लेते हैं एक है, एक बी है, एक का नाम सी है, एक खाली करता बाकी दोनों भरता है। ए कितने घंटे में 5, बी कितने घंटे में 7 और सी कितने घंटे में 14। तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 14 25 70 हो जाएगा ना। एलसीएम कितना आ जाएगा 70। 70 का 5 में भाग करेंगे 14 बार जाएगा, 5 से काटेंगे कितने बार जाएगा 10 बार जाएगा, 7 से भाग करेंगे 10 बार, और 14 25 70। ये दोनों देखिए भर रहा था, 14 10 24, और खाली कर रहा कितना 5 हिस्सा, तो 24 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 21। सॉरी 24 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा 19 आ जाएगा, हम 21 बता रहे हैं। 24 में से 5 जाएगा, कितना बचा 19। अब तीनों को एक साथ खोला गया तो 70 पार्ट था, अब 19, 70/19, तो 70/19 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 सहित, क्योंकि 19 3 57, 57 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70, तो 3 सही 13/19। तो देख लेते कहाँ पर 3 सही 13/19, ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है, ठीक है, और इस संख्या का 48% इनमें से क्या होगा। संख्या का 48%, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे आप सब लगाओगे। कह रहा कि संख्या के 82% और 73% का अंतर इतना है, तो दोनों अंतर कितना हो जाएगा। तो 82 और 73 का अंतर कितना होता है 9%, तो 9% का वैल्यू कितना दिया 72, 9 1 9, 9 8 72, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा
800 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा कि इसका 48% निकाल लीजिए। तो इसका 48% निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 28 64 के 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, क्योंकि एक ही इकाई अंक आ ही रहा है। फिर 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 का गुणा 4 में करेंगे 32, और 32 और 6 84 आ रहा है ना, 32 6 38, तो 384 आ रहा है। तो सॉरी, ये नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई ऑप्शन। ठीक है, इसीलिए आप केवल इकाई अंक से आप मत सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ए का ऑप्शन है। ठीक है, अब ये ऑप्शन बहुत खतरनाक ऑप्शन दिया है आयोग, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 46। कह रहा कि एक निश्चित कोड भाषा में ऑर्डर को इतना लिखा गया, इसको इतना लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो आप कैसे इसको जानेंगे, कैसे इसको लगाएंगे? ठीक है, देखिए, ओ से पी पर जाइए आप। 15 ऊपर है, पी 16 है, तो 15 1 16 +1 किया गया है। हम एक बता दे रहे हैं, आप सब कर लीजिएगा। 18 2 कितना हो गया? 20। 4 और 4 3 कितना हो गया? 7। और 5 और 4 कितना हो गया? 9। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है? 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे किया गया है, इस तरह से। ठीक है, तो आप भी इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो आप लगाएंगे बी वाला आएगा आंसर। आप सब अपने कॉपी कीजिएगा। ठीक है, कह रहा कि विकल्पों में से कौन सा असंगत है, उसको चुनना है, असंगत। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए 20 20 10 30 और 30 4 कितना होगा? 34, सम आ रहा है 34। ठीक है, तो देखिए 17 और एक कितना होगा? 18। ठीक है, और पी किस पर है? 16 पर है। तो 8 6 14 4 हासिल 1 2 2 1 3, इसका भी सम कुल मिला के पहला दूसरा तीसरा का सम आएगा 34, लेकिन इसका सम 34 नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन यही अलग है। और 48 क्या है? कह रहा कि 20 मई 2018 को रविवार था, तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा? तो 48 का आंसर क्या बन जाएगा? सी, रविवार होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा कि एक व्यक्ति, इसको खुद अपने खुद पर अप्लाई करके देखो, तुरंत आंसर आएगा। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। रमेश आप खुद हो जाइए, फोटो व्यक्ति दूसरा को बना लीजिए। कह रहा कि वह व्यक्ति जो है मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। तो इकलौती संतान मतलब खुद हो गए तुम। ठीक है, तो बेटा है, बेटा तो जायज़ बात है, उसका क्या होगा? पिता होगा। ठीक है, कह सकते बाप होगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ई, पिता। पिता तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन ई। तो जो रमेश है ना, तस्वीर वाला व्यक्ति का क्या है? पिता है। क्वेश्चन नंबर 50, तो ये तो वन डायग्राम का है। ठीक है, तो देखिए कह रहा कि सभी जगह क्या चीज़ है? कप है। और कह रहा कि सभी कप एस्प्रेसो है, और कुछ जग सॉसर है। जग तो अंदर है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एस्प्रेसो सॉसर है, बिल्कुल बात सही, क्योंकि आ रहा कॉमन। कुछ कप जग है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। तो दोनों कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है? तो 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। 50 का क्या बन जाएगा? पहला बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इंग्लिश का है। आप सब इंग्लिश का पैसेज ध्यानपूर्वक एक बार पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा पैसेज है। तो 51 क्या क्वेश्चन नंबर? कर कि व्हेन एंड वेयर वाज द भूदान मूवमेंट स्टार्टेड। ये तो जीके में भी आप सब पढ़े होंगे, विनोबा भावे से संबंधित है ना, भूदान आंदोलन। तो कब शुरू किया गया था? 1951 में।
ठीक है, पोचमपल्ली तेलंगाना से स्टार्ट हुआ था। याद कर लीजिए, जीके में भी तो सबको याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ डिड विनोबा मेक एन अपील टू द लैंड लॉर्ड्स। तो लैंड लॉर्ड्स विनोबा भावे ने क्या अपील किया था, आप सब पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या अपील किए थे, ही आस्क्ड देम टू कंसीडर हिम एज देयर सिक्स्थ सन्स एंड गिव हिम 1/6 ऑफ देयर लैंड्स। क्या अपील किए थे, जिनके पास मतलब सिक्स्थ सन्स है ना, तो कितना हिस्सा जमीन देंगे, 1/6 हिस्सा क्या करें, दान करें जमीन। 53 क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो किसमें स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी में, ए स्पेलिंग गलत, बाकी पहला बी और डी वाला सही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कर कि आनंद कुमार इज ए यूनिक टीचर, क्या रहेगा यहाँ पर, तो 54 में आप सब क्या भरेंगे, ए भरेंगे, ए यूनिक टीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यू यूज एन टू स्टेयर ए बोट। तो यहाँ पर क्या कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, तो आप बताएंगे OR, ठीक है। 56 क्या है कि गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो गवीस में कौन सा संधि है, तो आप बताएंगे आया आदि संधि। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गो प्लस बड़ी ई से, गो प्लस ई से गवीस हो जाएगा, अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर है 57 क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। तो करक ब्रह्मा, सेवा, ग्रीष्म। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या शब्द है, तो बताएंगे ब्रह्मा को क्या बोलते हैं, चतुर आनंद। चतुर आनंद किसको बोला जाता है, ब्रह्मा को। सेवक को क्या बोला जाता है, भृत्य। ग्रीष्म को क्या बोला, निधाग। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। 57 का सी ऑप्शन। 58 क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प हो। तो सकल और शकल। शकल तो आप जानते हैं, शकल किसको बोलते हैं, चेहरा को, कि आपकी शक्ल ऐसी है, ठीक है। और शकल मतलब क्या होता है, टुकड़ा, पार्ट जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे क्या है कि जिसकी 2 माताएं हों उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो जिसकी 2 माताएं होती हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, द्वय मातुर। ऐसे लिखोगे, द्वय, यहाँ रहेगा द्वय मातुर। जिसकी 2 माताएं होती हैं उसको क्या बोलते थे, द्वय मातुर, ठीक है। यहाँ द्वय मातुर नहीं, द्वय मातुर। और जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोला जाता है, अकिंचन। और जो चक्र धारण करता है उसको क्या बोला जाता है, चक्रधार। और गोद में सोने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, अंक सायनी। अंक मतलब क्या, तो गोद। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 60, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या होता है, जीवन में चढ़ाव उतराव आते रहते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हिंदी का 2 पैसेज मिलेगा। पहला पैसेज ये है, इसको आप वीडियो को रोककर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त है, इस पर ऋणी शब्द का अर्थ है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका अर्थ मतलब तो प्राप्त करने योग्य, मतलब जो मिल सके, ठीक है, प्राप्त करने योग्य। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ प्राप्त हुई है, हुई नहीं रहेगा, प्राप्त करने योग्य जो हो। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, 61 का ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 62 कह रहा कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि। तो लेखक ने क्या बताया है, तो आप बताएंगे 62 का कौन सा आंसर बन जाएगा कि आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था। ये तो बताया गया था ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है
कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है। तो जो इसका उद्देश्य क्या है, सॉरी एक मिनट, 62 में क्या यहाँ पर निकल कर आया कि गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है। तो लेखक ने क्या बताया है, तो आप बताएंगे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ठीक है, यहाँ डी होगा 63। तो गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है, तो मेन उद्देश्य क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। 64 क्या है कि धर्म निरपेक्षता से अभिप्राय क्या है। तो धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि सभी धर्मों का आदर सम्मान करना। ठीक है, ऑप्शन ए बन जाएगा। 65 क्या है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। किस प्रकार से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सभी जाति के लोग, सभी वर्ग धर्म के लोग ने भाग लिया है ना, कि ऐसा नहीं था कि विशेष जाति ने आज़ादी दिलाई थी, नहीं, हर जाति हर मजहब के लोग इसमें शामिल थे। अगला पैसेज है, आप सब पैसेज को वीडियो को रोक कर पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आप सब जब पेपर में पढ़ेंगे तो आप सबको उतना कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे हम पहले से किए हैं क्वेश्चन। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया, क्यों। तो आप सब बताइए कि मानव को सृष्टि का लघु रूप क्यों कहा गया। तो आप बताएंगे लघु मानव ही विधाता की सच्ची पुष्टि है, इसीलिए ऐसा था। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, किसमें अभाव होता है, तो आप बताएंगे साहित्य शास्त्री में। आपको बार बार कहते हैं कि एक पैसेज आप सबको थोड़ा आसान आएगा, एक पैसेज थोड़ा कठिन आएगा। ठीक है, तो आपको दोनों को बैलेंस से लेकर चलना है। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया, क्यों, क्यों मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया, क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता। इसका मतलब जैसे कोई मशीन है, उसके कल पुर्जे धीरे धीरे है ना समय के बाद कम हो जाते, घिस जाते, खराब हो जाते, उसी प्रकार मानव का शरीर भी तो है, एक निश्चित आयु के बाद धीरे धीरे हड्डियाँ मांसपेशियाँ सब, आँख कान नाक सब क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो क्या चुनौती थी, तो आप बताएंगे कि अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, 69 का सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। निरामय का मतलब क्या है गद्यांश में, तो निरामय का मतलब तो स्वस्थ है, तो स्वस्थ कहीं पर नहीं दिया, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, अब इसके बाद देखेंगे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का। ठीक है, हाल में मार्च में कहाँ पर भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो 91 सॉरी दिल्ली में नहीं किया गया था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, मुंबई में किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था, 4 मार्च 2025 को। ठीक है, आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हिम्मत शाह का निधन हो गया, उन्हें निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हिम्मत शाह को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो आप बताएंगे ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वन्य जीव पुनर्वास एवं बचाव केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया। तो बहुत ही सुर्खियों में था। ठीक है, वन तारा, तो ये कहाँ पर है, गुजरात में है। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा बी। कब उद्घाटन किए थे, 4 मार्च 2025 को। क्वेश्चन नंबर 94 मार्च 2025 में कहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया।
तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा कि हाल में किसी फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में प्रतिष्ठित आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? जय शाह को। ठीक है, अमित शाह के लड़के हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 96 भारत ने जल, स्वच्छता और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ ये समझौता हुआ है? तो आप बताएंगे नेपाल के साथ। पड़ोसी देश है नेपाल। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कब आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू किया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आने वाले लेखपाल का जो वैकेंसी है ऐसे क्वेश्चन सब पूछा जाएगा। तो 97 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, 5 मार्च 2025 को। क्वेश्चन 98 क्या है कि हाल में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान बन गया है? ये भी बहुत चर्चा में था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 98 का? तो आप बताएंगे अमेरिका का था। ठीक है, ऑप्शन ए बन जाएगा। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है और कब मनाया जाता है महिला दिवस? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तेजी से कार्रवाई करें। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। दोस्तों, आप सबको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।